जो पापी ग्रह होते हैं, जब पापी ग्रह का, आज का जो टॉपिक पापी ग्रहों का है, लाल किताब 1941 में जो पापी ग्रहों की बात बोली गई है, पापी ग्रह राहु केतु शनि जो मेन कारक होते हैं, क्योंकि पापी ग्रह इनको क्यों रखा गया है श्रेणी में, क्योंकि ये एक सांप की कैटेगरी है। केतु पूंछ बनता है तो राहु मुंह बनता है, और बीच का जो हिस्सा होता है सांप का वो शनि होता है। मतलब उसका जो बीच का जो धड़ है सांप का वो शनि है, पूंछ केतु है और मुंह राहु बन जाता है। जो राहु केतु को भी डिवाइडेशन मिली है सांप से ही मिली है, दोनों को अलग अलग करके और राहु केतु का बना दिया था। और बनाया किसने था? शुक्राचार्य ने, मतलब कि शुक्र ने। तो शुक्र भी पापियों का सरदार माना गया, तो इसलिए उसे भी पापी ग्रह में सम्मिलित किया गया है। लेकिन शुक्राचार्य भी एक गुरु थे, ज्ञान था, और शुक्र ग्रह भी एक अपने आप में एक कुछ देव वाली श्रेणी में भी अपने आप को काउंट कभी कभी करवा लेता है, लेकिन वो रहते जरूर दानव ग्रह ही हैं, असुर ग्रह ही माने जाते हैं। देव दानव ग्रहों में ही काउंट किया जाता है इनको। लेकिन पापी ग्रहों में शुक्र का भी कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है लाल किताब में, और बुध का भी जिक्र हुआ है लाल किताब में, और पापी ग्रह में मंगल का भी जिक्र हुआ है लाल किताब में। क्योंकि मंगल जो होता है, मंगल नेक, मतलब जो मंगल नेक होता है, वो जो मंगल है वो है देव श्रेणी में आता है, पॉजिटिव ग्रह में आता है। और मंगल बद जो होता है वो दानव कैटेगरी में आता है, वो अशुभ डिपार्टमेंट में आ जाता है। तो कई बार मंगल बद को जो होता है वो दानव के रूप में आता है, मतलब पापी ग्रहों में आ जाता है। अब अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे या केपी और जो अदर पद्धतियां हैं उसे अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर आपको देव और दानव ग्रह पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आपको मिलेंगे शुभ और अशुभ ग्रह और पापी ग्रह। तो यहाँ पापी ग्रहों को बिल्कुल ही साइड कर दिया गया है। बात बोली गई है कि जो पापी ग्रह हैं उनके साथ क्या हमें संबंध देखने हैं लाल किताब के अंदर में। लाल किताब पापी ग्रहों के लिए क्या कहती है, मेन बात आज हम इस पे पूरी डिटेल देखते हैं कि लाल किताब में क्या है इस चीज की रियल लिखी हुई डिटेल, और इसको समझाते हैं। पापी ग्रह शनि राहु केतु पापी ग्रह हो जाते हैं। अब सांप के अंदर शनि राहु केतु दोनों हैं, साथ में बुध भी है। बुध क्या है कि जो जो भी दांत होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं या जहर जो होता है, जो जहर होता है सांप के अंदर जहर है तो बुध है, जहर को बुध बोला गया है। जो दांत हैं वो भी बुध ही माना जाता है। अब जैसे कि चाहे किसी भी जानवर जीव जंतु के दांत हो, किसी भी मनुष्य के दांत हो, तो ये दो दांत का जो कारक है वो बुध है। तो सांप के दांत होते हैं तो वहां पर बुध भी है। तो बुध के अंदर जहर होता है, तो मतलब कि सांप के दांतों में जहर होता है, तो जहर को भी बुध माना गया है। इसीलिए बोलते हैं कि जो जुबान है वो जहर भी उगलती है और अमृत भी उगलती है। तो जिसकी जुबान का भी जो जिसकी जीभ भी होती है, जुबान भी होती है, उसको भी बुध माना जाता है। तो सांप कॉम्बिनेशन है बुध, राहु, केतु और शनि का। तो इन चारों ग्रहों का सम्मिलित ग्रह, जो सम्मिलित जो जंतु बनता है वो सांप बनता है। तो सांप के अंदर इन तीनों चारों ग्रहों की कैटेगरीज है, तो इसलिए बुध को भी यहाँ पर पापी ग्रहों में जोड़ दिया गया है। अब पापी ग्रहों में देखो, यहाँ पर बुध पापी ग्रहों में जुड़ गया क्योंकि सांप का दांत बना, इसलिए वो पापी ग्रहों में जुड़ गया। क्योंकि पापी के 3 पापियों के साथ उसने एक उनको मदद दे दी। अगर सांप के पास दांत ना हो तो उसके पास जहर नहीं होगा। क्योंकि पहले के समय में आपने सुना होगा कि कोई सपेरा या कोई सांप का खेल दिखाने वाला या कोई भी आता था, या साधु रहते थे जो अपने साथ सांप रखते थे, तो वो क्या करते थे, उनके दांत तोड़ दिया करते थे, जिनसे उनके शरीर में जहर नहीं बना करता था। मतलब बुध को हटा दिया तो मतलब जहर नहीं बना। सांप के दांत तोड़ दिए जाते हैं तो सांप के अंदर जहर बनने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। फिर धीरे धीरे कभी दांत बाहर आते हैं तो फिर तोड़ दिए जाते हैं,
तो फिर उसके जहर बनने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से जो बुध है वो दांत का कारक बनता है, और सांप के दांतों में जहर होता है, तो जहर की वजह से बुध को पापी ग्रह में रखा गया। अब यही बुध अगर सूर्य के साथ हो जाए, सूर्य भी उसका मित्र है, तो सूर्य क्या है? सूर्य है बंदर, जो बंदर है सूर्य है वो, और उसकी जो पूंछ है, अब यह पूंछ बुध बन जाता है, उसकी जो पूंछ है वो बुध बन जाता है। अब देखो वहां सांप का बुध जो बना वो बना केतु, लेकिन यहाँ पे बंदर की पूंछ बनी, वो बना बुध। तो जब सूर्य के साथ बुध होता है तो सूर्य को सपोर्ट देने वाला होता है। तो सूर्य का जो जानवर है, सूर्य का जो जीव है वो बंदर है, और बंदर को सबसे प्यारी पूंछ होती है, लंगूर को सबसे प्यारी पूंछ होती है, क्योंकि बंदर अपनी पूंछ से लटक भी जाता है और एक जगह से दूसरी जगह चला भी जाता है, उसकी पूंछ की इतनी ताकत होती है। तो कहीं ना कहीं बंदर की ताकत उसकी पूंछ में मानी जाती है, तो वहां वो पूंछ का कारक बन गया। तो जब सूर्य के साथ मदद देने वाला ग्रह बन गया तो वो बन गया देव ग्रह, तो बन गया वो शुभ ग्रह, अब वो पापी ग्रह नहीं बना। तो यहां पर ये बात है, तो बुध को मिडल मैन बोला गया है। वो सपोर्ट किसका जिसका दे रहा है, वो ग्रह किस कैटेगरी में आता है? वो शुभ में आता है या अशुभ में आता है? पापी है या कारक है? देव है या दानव है? उसके अनुसार ही उस बुध की स्थिति को आप देख पाओगे कि वो पापी बन रहा है या शुभ ग्रह बन रहा है। सूर्य के साथ बैठा है तो वो देवों में काउंट होगा, शनि राहु केतु के साथ बैठा है तो दानव के साथ काउंट होगा। अब केतु के साथ बैठ जाए तो केतु का कारक क्या है? कुत्ता, तो उसकी पूंछ बन गई। गाय शुक्र के साथ बैठ जाए तो शुक्र क्या है? गाय, उसकी पूंछ बुध बन गया। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। इस चीज को समझने की थोड़ी सी समझने की बात है कि बुध किस तरीके से कहां पर किस तरीके का बन रहा है, तब उसको शुभ और अशुभ और पापी ग्रहों के श्रेणी में उसको रखा जाएगा। तो यहां पर बात हो रही है यहां पर बात हो रही है ग्रहों की। जो भी पापी ग्रह हैं, राहु केतु और शनि राहु केतु शनि, यहाँ 3 ग्रहों की बात हो रही है जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर बातों के विचार से बुध का भी बात होगी, बात और चीजों पे लिखा गया है मंगल की बात होगी। अब मंगल पापी ग्रहों में कैसे काउंट हुआ है इसको भी आप समझो। लाल किताब में 2 तरीके के मंगल बताए गए हैं। सभी वैदिक ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जितना भी हम ज्योतिष पढ़ते हैं सब में मंगल एक ही बताया गया है, लेकिन स्पेशली लाल किताब में 2 मंगल बताए जाते हैं, मंगल नेक और मंगल बद। मंगल बद जो होता है उसका कनेक्शन कई तरीके से है, जो मैंने पहले भी बताया है। राजेश जी बताइए, मंगल बद किस किस कंडीशन में होता है? गुरु जी, वो राहु के साथ अटैच हो जाता है और सूरज और शनिचर के कॉम्बिनेशन से भी मंगल बद बनता है जी। हाँ, और मंगल नेक बनेगा सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन से। मैं मंगल बद की बात कर रहा हूँ, नेक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम पापी ग्रहों की बात कर रहे हैं।
हाँ, सूर्य और शनि महाराज के कॉम्बिनेशन से भी मंगल बद बनेगा जी। वो तो आप बता चुके हो। और चलिए मैं बताता हूं। राहु और मंगल जब एक साथ होते हैं तो मंगल बद नहीं होता है, सबसे पहली बात। ठीक है। राहु और मंगल की वजह से मंगल बद नहीं होता है। वहां पर क्या है कि राहु कंट्रोल्ड हो जाता है और मंगल को चाल मिल जाती है। मतलब हाथी के बैठा हुआ महावत एक तरीके से ये माना जाता है। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि हाथी की सवारी मंगल करता है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप को ताकत, मतलब उसकी ताकत बढ़ जाती है। जब भी राहु के साथ मंगल बैठा होगा तो मंगल की ताकत बढ़ जाएगी, राहु कंट्रोल हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। तो राहु के साथ मंगल कभी भी बद नहीं होता है। मंगल बद होगा, केतु और मंगल जब एक साथ होंगे तो मंगल बद होगा। बुध मंगल एक साथ होंगे तो मंगल बद होगा। बुध मंगल एक साथ होगा युति में तो मंगल बद होगा। शनि और सूर्य एक साथ होंगे तो मंगल बद होगा। नवे कुंडली, जन्म कुंडली के 9वें घर में शुक्र या बुध बैठ जाए तो मंगल बद होगा। ये कॉम्बिनेशन है मंगल बद होने की। तो अब यहां पर बात हुई है कि जो मंगल बद होता है, मंगल नेक को शस्त्रधारी बोला जाता है। देखो मैं आपको बताऊं एक चीज कि मंगल जो शस्त्रधारी है, मतलब मंगल नेक बोला गया है। शस्त्रधारी मतलब हिम्मत, कॉन्फिडेंट वाला। ठीक है। और पूरे मंगल को शस्त्रधारी ही बोला जाता है। अब वो शस्त्रधारी दो तरीके का होता है। एक वो है जो बेवजह लोगों को मारता है, और एक वो भी है जो रक्षा करता है। शस्त्र का काम डराने का भी है और मारने का भी है। तो कोई व्यक्ति शस्त्र से मारता भी है और कोई डराता भी है। जो डराने वाले काम करते हैं वो मंगल नेक वाले होते हैं, और जो मारने वाले काम करते हैं वो मंगल बद वाले होते हैं। तो ये मंगल और नेक और मंगल बद की निशानी है। मंगल बद को यमराज लाल किताब बोलती है कि ये यम बन जाता है, यमराज बन जाता है। क्योंकि जो मंगल बद होता है इसके अंदर मारने और मरने वाली प्रवृत्ति आ जाती है, और मरने वाली तो ना आए, मारने वाली ज्यादा आ जाती है। तो इसलिए इसको यमराज की कैटेगरी में डाला जाता है। तो यम क्या है? शनिदेव के भाई हैं, और शनि अगर पापी है तो यमराज भी पापी ग्रहों में ही आते हैं। तो जब मंगल बद यमराज की श्रेणी में आ जाता है तो इसको पापी ग्रहों में काउंट किया जाता है कि ये मंगल भी पापी ग्रहों में से ही है, क्योंकि मंगल बद बीमारियां देता है, मंगल नेक बीमारियों से छुटकारा देता है। किसी के घर से दवाइयां नहीं निकल रही हैं, बीमारियां चल रही हैं, दवाइयों का कोना घर पे हो गया है, दवाइयां इकट्ठी होती रहती हैं, तो उसका मंगल ठीक कराना शुरू करवा देते हैं। तो सीधे उसकी मंगल की दवाइयां भी समाप्त होती हैं, घर से दवाइयां भी दूर हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके घर में सर दर्द की कोई दवाई नहीं खाता है, क्योंकि मंगल को नेक करना पड़ता है। तो मंगल क्या है? मंगल बद, और मंगल जब बद होता है तो दवाइयां, बीमारियां, कलेश, लड़ाई झगड़े, भाइयों में ना बनना, प्रॉपर्टीज में लफड़े करा देना, कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देना, कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देना, ये सब मंगल बद वालों के लिए होने लग जाता है। तो मंगल बद का कोई कनेक्शन नहीं है कि वो किस लेवल तक बुरा और अच्छा और बुरा हो सकता है। वो दवाइयों से शुरू करवा के घर में मौतें तक करवा देगा। मतलब शुरुआत दवाइयों से होगी और घर में मौतें होने लग जाएंगी। तो ये चीज होती है। और मंगल बद कैसे हुआ, एक कनेक्शन और मैं आपको बता देता हूं। जब भी कोई भी पूजा पाठ होती है, कुछ भी करो, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, कथा, भागवत, यज्ञ, कुछ भी आप करो, गृह प्रवेश, पूजन, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कुछ भी आप पूजा पाठ करो, उसमें मंगल की रोली और सिंदूर इस्तेमाल किया जाता है तिलक के लिए।
ये सभी जानते हैं। कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें मंगल की रोली चाहिए होती है, चाहे दरवाजे पे स्वास्तिक बनाना हो या माथे के बीच में तिलक लगाना हो, चाहे घर में रंगोली बनानी हो या देवी देवताओं के तिलक लगाना हो, मंगल की रोली या सिंदूर उनका चलता ही चलता है। तो ये है मंगल नेक। और कभी भी कोई तंत्र किया जाता है, जादू टोना किया जाता है, तंत्र किया जाता है, जादू टोना किया जाता है, जब भी तंत्र किया जाता है या कोई भी जादू टोने वाली बात होती है या नजर दोष होता है या टोटका किया जाता है, तो वहां भी आपने सिंदूर का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। अघोरी लोग पूजन करते हैं या शमशान में कोई पूजा होती है या रास्ते में से भी आप कहीं जाते हुए देखे होंगे कि कहीं ना कहीं सिंदूर, चूड़ियां, नींबू, इस तरीके की चीजें रखी जाती हैं। तो उसमें भी सिंदूर का इस्तेमाल होता है, तो वो मंगलबद है। क्योंकि तंत्र जितना है, जादू टोना जितना भी है, ऊपरी चक्कर वगैरह क्या है, ये राहु केतु शनि ही तो है। और जब इनके साथ सिंदूर का कॉम्बिनेशन हो गया तो वो मंगलबद हो गया। तो इसलिए एक मंगलबद वाला भी पापी ग्रहों में बिल्कुल गिना जाता है, क्योंकि सिंदूर के बिना पूजा भी अधूरी है, सिंदूर के बिना जादू टोना टोटका भी, तंत्र भी अधूरा होता है, सिंदूर के बिना मंत्र भी अधूरा होता है, सिंदूर के बिना तंत्र भी अधूरा होता है। तो इन दोनों की जगह में मंगल इस्तेमाल होता है। एक जगह मंगल नेक हो गया और एक जगह मंगल बद हो गया। इसलिए लाल किताब में दो मंगल का विचार किया गया है, नेक और बद का, जो आपको कहीं और किसी भी ज्योतिष में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि मंगल की दो कैटेगरी, कि नेक और बद का। ठीक है, तो अब समझे आप राजेश जी? जी गुरु जी। तो क्या है मंगल? मंगल नेक, मंगल बद। मंगल बद जो तंत्र, दवाइयाँ, ये सब जो केतु और मंगल से बनेगा, या बुध मंगल से बनेगा, शनि सूर्य के कॉम्बिनेशन से बनेगा, या जन्म कुंडली के नौवें घर पे शुक्र का और बुध का कॉम्बिनेशन हो। नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, शुक्र बुध हो या शुक्र बुध कॉम्बिनेशन हो। हाँ जी, इन दोनों में से एक भी होगा तो भी बद हो जाएगा, और कॉम्बिनेशन होगा तो भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना? और अगर मंगल तुम्हारी आपकी कुंडली में बद हो रहा है तो वो नेक तभी होगा जब उसे चंद्रमा की मदद मिलेगी, सूर्य की मदद मिलेगी। ठीक है जी। जब तक वो सूर्य और चंद्रमा की मदद नहीं मिलेगी वो नेक नहीं होगा। जिसका मंगल बद बहुत ही बुरा बन के बैठा होगा, ऐसे लोगों पे जादू टोना टोटका बहुत जल्दी होता है। ऐसे लोगों के ऊपर इस तरीके की चीजें ज्यादा आती है। अगर किसी का मंगल बद है और उसकी बीमारी अगर 15 दिन से ज्यादा हो गई तो उसको उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि वो बीमारी शरीर की बीमारी नहीं है, कोई नेगेटिविटी की परेशानी है। अगर 1.25 महीने से 45 दिन से भी ऊपर अगर आपकी बीमारी निकल गई और इलाज नहीं हो रहा है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये बीमारी मेरे शरीर की बीमारी नहीं है, ये कुछ ना कुछ कोई ना कोई नेगेटिव चीज आई हुई है मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मुझे ये बीमार करे जा रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है राजेश जी? आ रही है गुरु जी। चलिए, तो कोई बोल रहे थे ना आवाज नहीं आ रही। तो ठीक है, ये समझ गए मंगल बद की क्या होता है, कि मंगल बद को क्यों मंगल बद बोला गया है और मंगल बद का मीनिंग क्या है लाल किताब में। लाल किताब में मंगल नेक मंगल बद पढ़ते तो सब है, लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है वो किसी को नहीं पता कि इसको मंगल बद की श्रेणी में रखा क्यों गया है।
तो इसलिए कि हर तरीके से मंगल बद जो होता है वो आपको धीरे धीरे मारता है। दवाइयां क्या है, धीरे धीरे मारती हैं। अगर दवाइयां जिंदगी भर खाने को लेगी तो धीरे धीरे मारेगी। तंत्र क्या है, मंत्र जादू टोना क्या है, अगर किसी ने आपके ऊपर आपका कुछ वशीकरण या तंत्र कर दिया आपके ऊपर, तो आपको धीरे 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 खत्म करता चला जाएगा। जो कई कई केसेस आप, हर कोई इंसान, सबके पास हर कोई ना कोई केसेस का एक्सपीरियंस होता ही होता है, चाहे उसके गांव में हो, पड़ोस में हो या रिश्तेदार नातेदारों में हो। तो ये सारे काम इससे पता चलता है। ब्लड में इंफेक्शन हो जाए, धीरे धीरे व्यक्ति मरता है। तो ये वाली चीजें होती है। तो आज का जो टॉपिक है, आज के जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है पापी ग्रहों का, कि पापी ग्रह कुंडली में किस तरीके के होते हैं और पापी ग्रहों से क्या हम जानते हैं कि पापी ग्रह किस तरीके का असर देते हैं। तो किताब अपनी खोल लीजिए, बुक अपनी लाल किताब 1941, पापी ग्रह, पेज नंबर 286, ठीक है। और पीडीएफ में अगर आप जाते हैं तो पेज नंबर 300 पे हो जाता है, ठीक है। तो आगे इसमें लिखा है, हम बढ़ते हैं कि लिखा है शनि इंसाफ करने वाला और राहु व केतु पाप। यहाँ पे मुंसिफ लिखा है, मुंसिफ का मतलब इंसाफ होता है। आप लोगों के पास जो लाल किताब बुक है उसमें इंसाफ लिखा होगा। शनि इंसाफ करने वाला और राहु केतु पाप, तीनों को एक नाम से ही पापी ग्रह याद किया जाता है। मतलब शनि इंसाफ करने वाला है, देखो इंसाफ करने वाला है, शनि इंसाफ करने वाला है और राहु केतु, इन तीनों को भी पाप ग्रहों में ही काउंट किया जाता है। इंसाफ करने वाला मतलब जो जज होता है, जो हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, जो जज है, जो फैसला देते हैं, वो मौत की सजा भी सुना सकते हो, उनके पास राइट है। और जो मौत देगा वो यमराज होगा, और जो यमराज होगा तो वो तो एक तरीके का पाप जैसा काम कर रहा है ना, लेकिन वो तो उनका जॉब है, उनकी प्रोफेशन है, वो इंसाफ ही करने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी को, आपको मृत्यु का अधिकार मिल गया, किसी को मृत्यु देने का, जो भी वकालत में जो भी किया हो, किसी तरीके से वो व्यक्ति दोषी साबित हो गया तो आप उसको सजाए मौत दे सकते हो। धरती पे एक इंसान, सिर्फ जज ही है जो किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुना सकता है, और कोई नहीं है। इसलिए जज को शनि बोला जाता है। और शनि यहाँ पर बोला है कि इंसाफ करने वाला तो है, ये इंसाफ तो करता है। और इंसाफ कैसा करेगा, एक को जेल करा देगा, एक को रिहा करा देगा। मतलब एक के साथ बुरा होगा तो एक के साथ भला होगा, यही इंसाफ है आज के टाइम पे। तो इसलिए इसको पापी श्रेणी में रखा जाता है कि ये कहीं ना कहीं जो कार्य उनके होते हैं ये पाप कर्म वाले कार्य होते हैं। लेकिन इनको दोनों, इन तीनों को पापी ग्रहों में ही काउंट किया जाता है। राहु केतु भी शनि का स्वभाव रखते हैं। अब देखो, राहु केतु भी शनि का स्वभाव रखते हैं, क्योंकि राहु केतु को शनि की परछाई मानी गई है। तो जैसा राहु केतु होगा कभी कभी वैसा शनि होता है, और जैसा कभी शनि होता है वैसा ही राहु केतु होता है। दोनों बातें अलग है। जैसा राहु केतु होगा कभी कभी शनि वैसा मिलेगा, और जैसा शनि होगा तो कभी कभी राहु केतु वैसे मिलेंगे। तो इनकी भी गणना इन तीनों के अलावा नहीं कर सकते। एक अकेले राहु को आप ये देख के नहीं कह सकते कि तेरा राहु बुरा है। अगर उसका शनि अच्छा बैठा है तो उसका राहु बहुत अच्छा है। और अगर राहु शनि कहीं ऐसी जगह बैठ गया जिसकी वजह से मंगल बद हो रहा है, तो अब राहु बुरा हो जाएगा, क्योंकि मंगल बद जो बनता है वो राहु नीच राहु के जैसा बनता है, तो राहु नीच के कार्य करने लग जाता है। तो ये वाली बात बोली जाती है। तो आगे क्या लिखा है इसमें, राहु केतु भी शनि का स्वभाव रखते हैं, परंतु शनि की शक्ति नहीं रखते। शरारती होते हैं, परिणाम शरारत नहीं होते। यानी कि ये शनि का स्वभाव तो रखते हैं लेकिन शनि की शक्ति नहीं रखते। मतलब कि राहु केतु शनि की ताकत तो रखते हैं लेकिन शक्ति नहीं रखते, कि इनको कोई फैसला करने का अधिकार नहीं है।
राहु केतु इंसाफ करने का अधिकारी नहीं है, तो इनके पास शनि की शक्ति नहीं है। ये शनि के बराबर की जो ऊर्जा है, शनि के जो कार्य हैं, उन कार्यों के ये कारक नहीं है, शनि की शक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति का शनि अच्छा है और वो शनि के कार्य कर रहा है, तो उस कार्य को बढ़ाने के लिए ये ताकत दे देंगे, ये सपोर्ट करने लग जाएंगे। लेकिन एक शनि जिसका खराब है और राहु केतु अगर किसी तरीके से अच्छे बन के बैठे हुए हैं, तो वो व्यक्ति अगर शनि का काम कर ले तो ये मदद नहीं देंगे कि वो शनि के काम में तरक्की पे पहुंच जाएगा, तो ये मदद बिल्कुल भी नहीं देंगे। शनि के ऊपर इनकी चाल डिपेंड होती है, क्योंकि शनि की ताकत जो शनि का स्वभाव इनका जरूर होता है, शनि जैसा स्वभाव होता है, लेकिन शनि जैसी मदद नहीं देते हैं जन्म कुंडली में। तो ये वाली बात होती है, ठीक है। परंतु शनि जैसी शक्ति नहीं रखते, शरारती होते हैं, परिणाम शरारत नहीं होते। मतलब ये शरारती होते हैं, लेकिन कई बार परिणाम शरारत नहीं होते, क्योंकि राहु केतु जब भी जन्म कुंडली में अच्छे या बुरे बन के बैठते हैं तो शरारत करते हैं, मतलब कि दिमागी तौर पे परेशान करते हैं, शरारत करते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अच्छा और बुरा दोनों करता है। अगर शनि अच्छा है तो राहु केतु की शरारत नेक में होगी, और जब शनि बुरा है तो राहु केतु की शरारत इतनी बुरी होगी कि उनकी वजह से आपको परेशानियां आएंगी। तो इतना समझ में आया राजेश जी? जी गुरु जी। तो कुछ समझ में ना आए तो बीच में बोल देना, क्योंकि ये वो है जिससे हम राहु केतु और शनि को हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि ये क्या होता है और किस तरीके से हमें अच्छे और बुरे रिजल्ट देते हैं, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है, और कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो परेशानी इन्हीं की वजह से आती ही आती है। दिखाया उन्हें हाँ। आगे लिखा है कि हलक के कौवे में दाई और राहु, बाई और केतु और मध्यम शनि गिनते हैं। हलक का कौवा मतलब जो हमारा जो गला है, अगर आपने अपना मुंह खोल के देखा होगा तो अंदर एक पेंडुलम सा लटकता हुआ नजर आता है हर किसी को, उसे हलक का कौवा बोलते हैं। तो उसका जो दाईं तरफ है वो राहु है, बाईं तरफ जो है वो केतु है, और जो उसका जो बीच का जो लटकने वाली चीज है उसे शनि कहा जाता है। तो ये उसका कारक माना गया है, मतलब हलक के कौवे का कारक है, मतलब तालू, खाना नंबर 8। बिना ग्रहों के खाली जगह होगी, मतलब हलक के कौवे का जो जगह होगी। कई बार क्या होता है कि जब जन्म कुंडली में 8वें घर में कोई ऐसा ग्रह आके बैठता है, या राहु केतु शनि को खराब करने वाले ग्रह जब 8वें घर में बैठते हैं, क्योंकि 8वां घर का जो हेड क्वार्टर का मालिक है वो शनि है। 8वें घर के हेड क्वार्टर, क्योंकि 8वां घर मौत का कारक है, तो वहां का स्वामी कई बार तो उम्र का कारक है। दो तरीके हैं, अगर हम मंगल नेक में पढ़ेंगे तो उम्र का कारक है, मंगल बद में पढ़ेंगे तो मौत का कारक है। क्योंकि वृश्चिक राशि जो 8वें घर में जो राशि आती है, वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि है, तो 8वें घर में जब मंगल को अगर हम दो तरीके से देखते हैं, अगर मंगल बद देखेंगे तो मौत का कारक देखेंगे, मंगल नेक देखेंगे तो
उम्र का कारक वो देखेंगे। और मंगल नेक किस वजह से होगा? चंद्रमा की वजह से। तो चंद्रमा 8वें घर में नीच होते हुए भी लंबी उम्र का कारक बन जाता है, और शनि 8वें घर में मंगल का वध होते हुए भी उम्र का कारक बन जाता है। लेकिन अगर राहु केतु 8वें घर में आके राहु के साथ शनि बैठ जाए या केतु के साथ शनि बैठ जाए तो ये प्रॉपर तरीके से मौत का कारक बन जाता है। क्योंकि जब भी दो कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली में मतलब दो अशुभ ग्रह या दो शत्रु ग्रह जन्म कुंडली के 8वें घर में आके बैठ जाए तो मंगल वध हो जाता है, तो ये मौत का कारक बन जाता है। या कभी भी 8वें घर में दो अशुभ ग्रह या दो शत्रु ग्रह आके बैठते हैं तो सीधे सीधे इसके अंदर पता चलता है कि आपको तालू गले के अंदर से परेशानियां होंगी, जिसे हम टॉन्सिल बोलते हैं। कुछ को टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अंदर इन्फेक्शन होने लग जाता है। तो कुंडली के 8वां घर जब डैमेज होता है या मंगल बद होता है या शनि मंगल का कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में होता है तो उसे टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है, गले की दिक्कत होती है, गले के कौवे की दिक्कत होती है, कई बार इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर उस तरीके की बात बोली गई है, ठीक है। तो ये है राहु केतु का स्वभाव। अगर राहु केतु खराब होते हैं, बुरे असर देते हैं, तो टॉन्सिल और गले की प्रॉब्लम्स होएगी ही होएगी, 100% से है, ठीक है। आगे बात करते हैं। पापी ग्रहों का स्वभाव, कि पापी ग्रहों का स्वभाव किस तरीके का होता है। नंबर 1, मतलब पॉइंट नंबर 1, पहला क्या लिखा है इन्होंने, उसको समझने की बात करते हैं। मुकाबले पर अकेला ग्रह हो तो वह उस दुश्मन ग्रहों की ताकत, उस दुश्मन ग्रह की ही ताकत को व्यर्थ करते हैं। दुश्मन ग्रह मतलब कि जब भी राहु केतु या शनि के सामने कोई ऐसा ग्रह आके बैठ जाए जो उसका दुश्मन हो, तो ये ग्रह उस ग्रह की एनर्जी को ही खत्म कर देते हैं, मतलब उसकी ताकत को ही व्यर्थ कर देते हैं। वो कितना भी फोर्स लगा ले तो वो उससे जीत नहीं पाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर जन्म कुंडली में सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने हैं तो खराब सूर्य ही होना है, शनि कभी खराब नहीं होगा। राहु के सामने सूर्य बैठ गया तो खराब सूर्य को ही होना है, राहु खराब नहीं होगा। या राहु के सामने बृहस्पति बैठ जाए, राहु के सामने चंद्रमा बैठ जाए, राहु के सामने मंगल बैठ जाए। देखो, मंगल और राहु जब एक साथ होते हैं तो मंगल कंट्रोल होता है, लेकिन अगर राहु मंगल को देखेगा तो मंगल बर्बाद हो जाएगा। ये दोनों में फर्क है। तो यहाँ ये वही बात बोली गई है कि उनकी ताकत को व्यर्थ कर देते हैं। जब उनकी ताकत को बिल्कुल खत्म कर देते हैं तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स व्यक्ति के जीवन में आती हैं। सूर्य के सामने बैठेगा तो सूर्य को खराब करेगा, तो पिता से संबंध नहीं अच्छे होंगे, मान सम्मान की परेशानी होगी, दिक्कतों का उसको सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। साथ ही साथ जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं उसके जीवन में होने लग जाएंगी जो सूर्य से रिलेटेड होंगी। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं ग्रह का कि किस तरीके से ग्रह खराब होकर हमें असर दे रहा है और कारण क्या है उसका। आगे लिखा है, दूसरा पॉइंट है, मतलब दूसरा स्वभाव किस तरीके का है। मुकाबले पर जिस प्रकार ये जितने दुश्मन ग्रह बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार और उतनी ही पाप करने या कराने की हिम्मत पापी ग्रहों में बढ़ती जाएगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कि मुकाबले पर जिस प्रकार या जितने दुश्मन ग्रह बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार और उतनी ही पाप करने या कराने की
हिम्मत पापी ग्रहों की बढ़ती जाएगी। यहाँ पर एक चीज और स्पेशल बोल दी गई है कि अगर सामने किसी राहु केतु शनि हैं और अगर उनके सामने उसके दो दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो यहाँ पर दो दुश्मन ग्रह भी उसको शांत नहीं कर पाएंगे। सामने जो पापी ग्रह है उसकी भी ताकत दुगनी तिगनी हो जाएगी। अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं और सामने उसके शनि बैठ जाए तो अब इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य बृहस्पति एक साथ है तो शनि को मात दे देंगे, नहीं। अब शनि या केतु को मात दे देंगे या राहु को मात दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब वही ग्रह अगर सामने से दुगनी पावर उसकी आ रही है तो सामने से वो भी दुगनी तिगनी पावर लगाएगा उनको खत्म करने के लिए। इसलिए जब एक घर में एक से ज्यादा युतियां होती हैं, 3 या 4 ग्रह की युतियां होती हैं और मान लो 4 ग्रह शुभ ग्रहों की युति बन गई और अगर एक भी पापी ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ गई तो जिस ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है उसके दुश्मन ग्रह की, तो उसकी ताकत 4 गुना बढ़ जाएगी उनको खराब करने के लिए। तो ये बात यहाँ पे बोलनी गई है। तो लाल किताब में पापी ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है। ये सामने वाले को देख के अपना असर बदल लेते हैं, अपनी ताकत ही बदल लेते हैं सामने वाले को देख के। ठीक है, सामने वाला जितना दुश्मन बलवान होगा ये उससे 1.5 गुना बलवान ज्यादा हो जाएंगे। तो ये वाली बात यहाँ पे बताई गई है। पॉइंट नंबर 3, जब मुकाबले पर दुश्मन ग्रह की अकेले पापी ग्रह के सामने उसका मित्र साथ लेकर आ बैठा, मतलब जब मुकाबले पर दुश्मन ग्रह किसी अकेले पापी ग्रह के सामने इसका मित्र साथ लेकर आ बैठे तो पापी ग्रह की ताकत ना केवल दुगनी या अधिक होगी बल्कि वह आम हालात की अपेक्षा बहुत जोर का पाप करेगा और करवाएगा। को तो बहुत बुरा तरह से मार देगा। एक बार को में एक चीज और है, कई बार आपने ज्योतिष में सुना होगा कि जन्म कुंडली में कि सामने अगर अब जैसे कि राहु केतु शनि मित्र हैं बुध के, राहु केतु शनि मित्र हैं बुध के, तो जब भी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध अगर किसी घर में बैठे हों तो यहाँ पे ये वही बात बोली गई है कि अगर शनि नीचे से ऊपर देख रहा है, शनि सूर्य और बुध को देख रहा है, तो अब बुध उसका मित्र है, बुध उसका मित्र है शनि का, लेकिन सूर्य शत्रु है। तो सबसे पहले शनि क्या करेगा, बुध को ही खत्म कर देगा ताकि वो उसको बचा ना सके और बुध के जरिए उसके जीवन में असर करवाएगा। तो ये यहाँ पर ये बात बोली गई है कि मुकाबले पर दुश्मन अकेले पापी ग्रह के सामने आकर मित्र साथ लेकर आ बैठा हो, चाहे वो आप उसके मित्र को ही लेके आके क्यों ना बैठा हो, पापी ग्रह मतलब सामने वाला जो पापी ग्रह है कि ताकत ना तो केवल दुगनी, उसकी ताकत तो दुगनी भी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, बल्कि आम हालात की अपेक्षा बहुत जोर से पाप करेगा। मतलब जो उसका एक नेचर है बुरा असर देने का, उससे भी ज्यादा दुगना असर देने लग जाएगा। तो इसलिए सूर्य बुध के साथ, मतलब सूर्य बुध के साथ अगर पापी ग्रह है या कॉम्बिनेशन में पापी ग्रह आ रहा है तो सबसे पहले उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि सूर्य का तो नाश ही कर देगा और जो उसका मित्र होगा वो मित्र को भी मार देगा। पापी ग्रह क्योंकि पाप करवाएगा और करेगा और करवाएगा, साथ ही अपने मित्र को तो वो बहुत ही बुरी तरीके से मार देगा, मतलब वो अपने मित्र को भी मार देगा, जो उसका मित्र ग्रह है उसको भी वो खराब कर देगा ताकि वो ग्रह पूरी तरीके से खराब हो। तो एक ये बात बोली है कि मतलब कि अब सामने वाले ग्रह को उसका
मित्र ग्रह भी नहीं बचा सकता उसके साथ बैठ के। अगर मित्र बैठा तो वो भी गया, सीधी सीधी बात है। तो ये है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है 2 केतु इकट्ठे दुगना मंगल नेक की शक्ति को बर्बाद, दुगना नेक की मंगल नेक की शक्ति को भी बर्बाद कर देंगे। एक वास्तविक केतु, दूसरा बनावटी केतु, चाहे उच्च बनावटी या नीच बनावटी। देखो इसमें बोला है कि अगर जन्म कुंडली में 2 केतु बन जाएं, यहाँ पे देखो एक बात फिर बोली गई है कि एक मंगल बद एक और तरीके से बनता है कि अगर जन्म कुंडली में 2 केतु बन जाए, एक तो जो केतु ग्रह है जो आपको जन्म कुंडली में नजर आएगा, एक तो वो केतु, और एक बनता है नीच केतु और एक बनता है उच्च केतु। नीच केतु कैसे बनता है? चंद्र शनि के बनावटी, जब चंद्र शनि की युति होती है तो वहां नीच बनावटी केतु बनता है, और शुक्र और बृहस्पति की युति होती है तो वहां पर उच्च केतु बनता है बनावटी। तो इन्होंने कहा है कि जन्म कुंडली में 2 केतु अगर बन गए तो उसकी कुंडली में अमंगल नेक की शक्ति को भी बर्बाद करके मंगल बद बना देगा। मंगल नेक अगर बन के बैठा है उसकी कुंडली में तो भी उस शक्ति को बर्बाद करेगा। मतलब जन्म कुंडली में जब भी देखना किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति और शुक्र की युति अगर किसी की कुंडली में है और उसकी जन्म कुंडली में रियल जो दूसरा केतु बना है, एक वास्तविक जो केतु भरक उसकी कुंडली में है, वो भी बुरा, और जो बन रहा है केतु वो भी बुरा, तो ऐसे लोगों के जीवन में देखना मंगल की परेशानियां ज्यादा होंगी। मंगल की परेशानियां उसके जीवन में ज्यादा होंगी। तो एक बात ये बात बोली गई है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की बात थी। अब पॉइंट नंबर 5, आयु के दूसरे दौर में निम्नलिखित वर्षों में, अब इसमें लिखा है आयु के उम्र के दूसरे दौर में मंदरजाजिल सालों पर शुरुआत हुई नंबर खाना नंबर 9 पर। मतलब इन्होंने बोला है मंदरजाजिल का मतलब होता है निम्नलिखित, ठीक है। आयु के दूसरे दौर में निम्नलिखित वर्षों पर शुरू होते हुए खाना नंबर 9 पर विशेष असर रखते हैं। मतलब जब भी आयु शुरू होती है, मतलब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जन्म कुंडली का जो 9th हाउस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक होता है। 9th हाउस से उसकी जिंदगी शुरू होती है। कारण क्या है? जब भी बच्चा जन्म लेता है तो ये जन्म तो उसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, क्योंकि इस जन्म में तो उसने जन्म लिया है, तो उसने तो कोई कर्म ही नहीं किया है, क्योंकि उसने जन्म लिया है, बस एक यही कर्म उसने किया है कि उसने एक जन्म लिया है। जन्म लेना भी एक कर्म है, चाहे वो माता पिता बच्चे को जन्म देने के लिए कर्म कर रहे हैं और बच्चा जन्म लेने के लिए एक कर्म कर रहा है, तो उसने शुरुआत इस कर्म से करी है, लेकिन वो लेके आता है अपने पिछले जन्म के कर्म। जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो 9th हाउस से देखे जाते हैं कि 9th हाउस से ये पता चलता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में किस तरीके का था और उसके कर्म क्या थे। वो 9th हाउस की प्रेडिक्शंस, 9th हाउस के ग्रहों की प्रेडिक्शंस, 9th हाउस की पोजीशंस को देखने से आप एक्यूरेट पता लगा सकते हो कि इसके पिछले जन्म के कर्म किस तरीके से थे जो इस जन्म में इसको भोगने पड़ रहे हैं। चाहे वो सुखी हो या दुखी हो, मैटर नहीं करता, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि नौवे खाना नंबर 9 पर विशेषकर असर होता है, ठीक है, डन, ओके। आगे लिखा है शनि 60 साल, राहु 42 साल, केतु 48 साल की आयु में शुरू होते हैं। मतलब कि जन्म कुंडली में जब हम ग्रामर पे जाएंगे तो इन ग्रहों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
मतलब एक आधा और फिर उससे भी आधा। मतलब शनि को अगर 60 बोला है तो इसका आधा 30 होगा, उसका आधा 15 होगा। ठीक है। और राहु को अगर 42 बोला गया है तो इसका आधा 21 होगा और 21 आगा 10.5 होगा। तो इस तरीके से इनके डिवाइडेशन बोले गए हैं, मतलब 1/4, 1/3, आधा, पूरा। ये हम ग्रामर में जब हम एडवांस क्लास, जब अब नेक्स्ट क्लास जो होंगे वो एडवांस क्लास स्टार्ट होंगी, उसके अंदर सारा ग्रामर का ही चलेगा। ठीक है, ये पापी समझाना जरूरी था तो मैं आपको इसके बारे में समझा रहा हूं। तो यहाँ 3 डिवाइडेशन में ग्रह चलते हैं, तो उसके तरीके से ही कारक होते हैं। या तो ये ग्रह 60 साल में अपने आप जागेगा, 42 में 60 साल में शनि अपने आप जागेगा, 42 में राहु अपने आप जागेगा और 48 में केतु अपने आप जागेगा। और ये पहले भी जागा करते हैं। पहले कब जागा करते हैं कि अगर आपने अपना मकान बनाया या मकान लिया, क्योंकि मकान का कारक शनि है, तो शनि जाग जाएगा कहीं भी बैठा हो। ठीक है। अगर आपके घर में लड़का पैदा हो गया तो आपका केतु जाग जाएगा। और राहु है ससुराल का कारक। जैसे ही आपकी शादी हुई, आपकी ससुराल बनी, राहु जाग गया। सीधी सीधी बात है। तो शादी तो होनी है, राहु जागना ही है। घर बनाना है व्यक्ति तो शनि जागना ही है। भाई शादी होगी तो बेटा ही पैदा होगा, बच्चा ही पैदा होगा तो केतु भी जागना ही है। तो ग्रह पहले भी जाग जाया करते हैं। तो आप अपनी कुंडली को उठाकर ये देखो कि मैंने ये कर्म किया, मतलब 9th हाउस मतलब कर्म, मैंने ये कर्म किया। 10th हाउस भी कर्म का ही जुड़ता है क्योंकि शनि की अपनी जगह है। तो मैंने अगर ये कर्म किया, मेरा ये ग्रह एक्टिवेट हो गया, इसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, सीधी सीधी बात है। आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रह खराब है या अच्छा है। बेटा पैदा हुआ, विदिन 45 डेज में अपनी कंडीशन देख लो क्या है, या 3 महीने के अंदर अपनी कंडीशन देख लो कैसी है, समझ जाना केतु किस तरीके का है। या संतान गर्भ में आ जाए, क्योंकि अगर किसी को कंसीव हो गया और कंसीव की उसको न्यूज मिल गई और उसी समय उसका कोई बुरा समय चल रहा है या बुरा समय स्टार्ट हो गया, तो जन्म कुंडली में देखो कि कौन सा ग्रह बुरा बैठा है, शनि बुरा बैठा है या केतु बुरा बैठा है। अगर शनि बुरा बैठा है और कंसीव होने के बाद परेशानी आ गई, समझ लो संतान में बेटी की स्थिति आने वाली है। साथ में बुध भी देख लो, अगर बुध बुरा बैठा है। अगर केतु बुरा बैठा है, बुरा स्थिति आ गई, तो मतलब केतु बुरा है, मतलब बेटा आएगा लेकिन केतु बुरा है। तो कहीं ना कहीं हमें इससे ये भी पता चल जाता है कि आने वाली संतान किस तरीके की होती है। सिर्फ एक न्यूज से हमें पता चल जाता है, कंसीव होने के बाद से ही पता चल जाता है कि हमारा कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है। ठीक है। तो ये चीज हम जब हम ग्रामर पढ़ेंगे, तो जब सारी क्लासेस हो जाएंगी तब इसमें पता चलेगा कि ये तो बहुत डीप टॉपिक है कि अपने असर से, अपनी हर एक एक्टिविटी से आप ये पहचान जाओ कि कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज बताई जाती है। तो यहाँ पर जब भी आप इस ग्रह की एक्टिविटी करते हो तो ये ग्रह जाग जाते हैं, और ये ग्रह जिस अवस्था के बैठे होंगे फल भी वैसा ही देंगे। ठीक है। लिखा है पापी ग्रह, तो ये शुरू होते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, पापी ग्रहों में से कोई एक जब अपने दूसरे पापी ग्रह पापी भाई से पापी ग्रह से जब कोई एक, मतलब पापी ग्रह से कोई भी एक जब अपने दूसरे पापी भाई से मिलेगा तो नेक फल देगा। ये देखो बहुत अच्छी बात बोली गई है यहाँ पर कि जब कोई पापी ग्रह बैठा है और उसके साथ दूसरा भी पापी ग्रह बैठेगा तो ये दोनों मिलके नेक फल देंगे। मतलब
इसलिए लाल किताब में जन्म कुंडली में जो पापी ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है कई बार उनको बुरा नहीं बताया जाता, जैसे कि शनि राहु वैदिक में अदर एस्ट्रोलॉजी में उसे शापित योग बोला जाता है, लेकिन लाल किताब में उस योग को नेक फल देने वाला बोला गया है। बस आपको एक्टिविटी उस तरीके की करनी पड़ेगी जिस तरीके का वो ग्रह बन के बैठा है और जहां बैठा है। अगर आपने सेम ग्रह की सेम तरीके से एक्टिविटी कर ली तो आपको तरक्कियों पे जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो दोनों मिलकर नेक फल देने लगेंगे। और कभी यार आगे जब एक हमने चैप्टर भी पढ़ा था कि दीवाल वाले घर, अगर दूसरे घर में राहु बैठा है और लगन में शनि बैठा है तो लगन का शनि दूसरे घर के राहु में मिल जाया करता है, तो दूसरे घर में शनि राहु की युति हो जाएगी। अब उस इंसान के पास पैसे की स्थिति बहुत अच्छी होगी, कारण क्योंकि दूसरा घर इनकम का है, पैसे का है। बस थोड़ा सा प्रवृत्ति उसको शनि राहु जैसी लानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि दो ग्रह आपस में मिल जाया करते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके की बात हुई है। लगन में किसी का केतु बैठा है और 12वें घर में किसी का शनि बैठ गया या 12वें घर में किसी का शुक्र बैठ गया, तो अब लगन में शनि और केतु की या शुक्र और केतु की युति बन जाएगी। तो वो जो युति है लगन की वो वहां पर युति बैठ के अच्छा रिजल्ट देगी। बस शुक्र की कुछ जो बातें हैं उसे याद रखना है, प्रवृत्ति उस तरीके की लानी है जो वो ग्रह कह रहे हैं। जैसे ही उस ग्रह की आपने प्रवृत्ति अपने जीवन में अपनाना शुरू किया, आपकी तरक्की के रास्ते शुरू हो गए। तो ये वाली बात बोली है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है पापी ग्रह से कोई भी एक जब अपने दूसरे पापी भाई से मिलेगा तो नेक फल देगा। नेक का मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितना आप उससे नेक ले सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। बुरा मंदे पापी ग्रह का बुरा फल का कोई लिमिट नहीं है, कितनी बुरी होगी। अच्छे फल का कोई लिमिट नहीं है, कितना अच्छा होगा। इसलिए पापी ग्रह भी अच्छे फल देते हैं। जरूरी नहीं है कि राहु केतु बृहस्पति चंद्रमा और सूर्य मंगल ही आपको तरक्की देंगे। शनि राहु केतु बुध भी आपको तरक्की देंगे, शनि भी शुक्र भी तरक्की देगा। और कभी कभी आपको बर्बाद करने के लिए एक अकेला सूर्य काफी है, बुरा करने के लिए बृहस्पति काफी है, और जेल पहुंचाने के लिए अकेला मंगल काफी है। उसमें राहु केतु और इनको तो वैसे ही बदनाम किया गया है। तो दोनों की श्रेणी को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर इस तरीके की बात बोली गई है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, ये बेसिकली 10 पॉइंट बनाए गए हैं। ठीक है, ये 7वां नंबर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, राहु केतु दोनों में जो पहला घरों में हो, मतलब राहु केतु में से पहले घरों में जो हो वह अपना फल बाद वाले को डालकर उसे नेक कर देगा। बहुत अच्छी बात है ये। राहु केतु दोनों में से जो पहले घरों में हो वो अपना फल बाद वाले में डालकर उसे नेक कर देगा। ठीक है, जैसे कि राहु अगर पहले बैठा है, पहले घर कौन से है 1 से लेके 6 तक, और बाद के घर कौन से हैं 7 से लेके 12 तक। तो राहु केतु तो हमेशा एक दूसरे के 7th ऑफ रहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर राहु पहले है तो बाद में केतु बैठा है तो वो केतु को नेक कर देगा, और केतु पहला बैठा है तो राहु बाद में बैठा तो राहु को वो नेक कर देगा। तो ये वाली बात बोली गई। सुपुर्दम बातों मनाए ख्वेसारा बेसारा। खाना नंबर 2 11 5 में राहु या केतु में से जो भी कोई होगा उसे उत्तम फल होगा और दूसरे पर
कोई असर ना देगा। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। ये एक तरीके की कहावत है, सुपुर्दम बातो माए माए क्वेसारा बेसारा। मतलब ये वो बात बोली गई है कि कुछ स्पेसिफिक जगहें हैं जहां पर ये बात लागू होगी, ये सारी जगहों में बात लागू नहीं होगी, ये बात बोली गई है। तो खाना नंबर 2 में लागू होगी, खाना नंबर 11 में लागू होगी, खाना नंबर 5 में लागू होगी। मतलब 5 में अगर केतु है तो खाना नंबर 11 का राहु नेक हो जाएगा। 5 में 2 में अगर राहु है तो खाना नंबर 8 का केतु नेक हो जाएगा। ये बात बोली गई है। या खाना नंबर 5 में 2 में केतु है तो खाना नंबर 8 का राहु नेक हो जाएगा। तो ये पैसिफिक डेट बोली गई, पैसिफिक घर बोले गए हैं जिसमें ये असर देगा। उसके आगे लिखा है उसका फल, उसका मंदा फल होगा और दूसरे पर कोई असर ना देगा। ठीक है, बाकी के घरों में मतलब कि राहु केतु में से जो भी कोई होगा उसका फल मंदा होगा और दूसरों पर कोई असर ना देगा। तो मतलब जो पहले घर का है उसका असर तो मंदा ही होगा, दूसरे का नेक हो जाएगा, ये बात बोली गई है। अगर खाना नंबर 2 में राहु है, अष्टम में केतु है, तो अष्टम के केतु को तो वो नेक कर देगा, लेकिन दूसरे घर के राहु जो होगा उसका फल मंदा ही होगा, लेकिन केतु को वो मंदा नहीं करेगा। 11 में अगर राहु है और केतु 5 में है तो केतु मंदा ही 5 का माना जाएगा, लेकिन 11 का राहु नेक हो जाएगा। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। खाना नंबर 8 क्लियर हो रहा है, कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए राजेश जी। नहीं हो रहा है रविंद्र जी, अच्छा जी, क्लियर हो रहा है, ठीक है। बलजिंदर जी, माइक ओपन करिए बलजिंदर जी। करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम अब आगे बात करते हैं। खाना नंबर 8 जब पापी मंदे असर के होंगे तो बृहस्पति भी मंदा हैसियत का गुरु होगा। जब पापी मंदे असर के हो तो बृहस्पति भी मंदे हैसियत का गुरु होगा और इनके ताल्लुक की वजह से उसके असर के सामने दीवारें खड़ी गिनी जाएंगी। तो यहाँ पर देखो एक चीज बहुत अच्छी बोल दी गई है, खासकर बृहस्पति के लिए, कि बृहस्पति कभी बार खराब होके अच्छे बैठा भी खराब हो जाया करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, सीधे सीधे देखो कि यहाँ पे बोला जब पापी मंदे असर के हों, मतलब पापी ग्रह हमें पता चल गया कौन कौन सा है, और मंदा असर मतलब बुरी अवस्था का बैठा है, तो बृहस्पति भी मंदी हैसियत का गुरु होगा। बृहस्पति अपने आप मंदे असर का हो जाएगा, मतलब अगर पापी मंदे हैं तो बृहस्पति भी मंदी हैसियत का गुरु ही होगा, और इनके संबंध के कारण से उसके असर के सामने दीवारें खड़ी गिनी जाएंगी। मतलब अगर पापी ग्रह मंदे साबित हो गए और बृहस्पति इनकी वजह से मंदा हो रहा है, तो अब बृहस्पति की जो अच्छी चीजें हैं, बृहस्पति का जो असर है, उसके सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी होगी जो आपको उसके असर नहीं मिलेंगे, उसके अच्छे असर आपको नहीं मिलेंगे अपने जीवन में। वो कहीं ना कहीं बृहस्पति के बुरे रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेंगे, जो बृहस्पति से अच्छी चीजें की उम्मीद करते हैं व्यक्ति।
इसलिए लाल किताब में सबसे पहले एक उपाय का सर्वोप्रिय बोला गया है कि नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक लगाएं। ये हर किसी जातक को लाल किताब बोलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पापी ग्रह मंदे होके बृहस्पति को चुप कर देते हैं, और बृहस्पति को बढ़ाने के लिए आपको नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक लगाना ही पड़ेगा। तो ये तो हर किसी को लगाना चाहिए, तो इसलिए बोला गया है। ठीक है, आगे लिखा है खाना नंबर 8, पॉइंट नंबर 9, खाना नंबर 8, पापी ग्रहों की इकट्ठी बैठक है, परंतु राहु केतु की इकट्ठी बैठक खाना नंबर 2 है, जो बनावटी शुक्र है और शुक्र की राशि भी है। लाल किताब में खाना नंबर 2 राहु केतु की बैठक बोली गई है। राहु केतु की बैठक मतलब वहां पर आके राहु केतु बुरा असर नहीं करते हैं। ठीक है, वहां पर आके राहु केतु बुरा असर नहीं करते, राहु केतु की बैठक बोली गई है। मतलब क्या पूछ रहे हैं रविंद्र जी, अगर बृहस्पति खराब हो तो उपाय के लिए पूछ रहे हैं या बृहस्पति खराब के लिए पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? देखो एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि बृहस्पति कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि गुरु कभी खराब नहीं होता, गुरु कभी बुरा नहीं होता। बृहस्पति चाहे कहीं भी बैठा हो, बृहस्पति कभी खराब नहीं होता। 12 के 12 घरों में बृहस्पति को खराब की उपाधि नहीं दी गई है। भले वो नीच 10वें घर में होता है, क्योंकि वो शनि के घर में नीच होता है, पापी के घर में नीच हो जाता है, लेकिन बृहस्पति खराब कभी नहीं होता। उसको खराब करते हैं पापी ग्रह। अब 7वें घर में बैठे या 8वें घर में बैठे या 10वें घर में बैठे, 11वें में बैठे, 12वें में बैठे, 5वें में बैठे, 9वें में बैठे, 3रे में बैठे, इनको अगर पापी ग्रह का संबंध जुड़ रहा है तो ये खराब हो जाया करता है, या इसके घर में कोई पापी ग्रह बैठा है तो ये खराब हो जाया करता है। तो बृहस्पति अपने आप कभी खराब नहीं बैठा होता, वो खराब सिर्फ पापी ग्रहों की वजह से होता है। तो ये वाली बात है, ठीक है ना। तो उसका तो इलाज करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो नाभि जुबान खराब बैठा हो तो मैटर नहीं है ना, खराब बैठा हो तब भी आप नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लगाइए, क्योंकि बृहस्पति अपने आप कभी खराब नहीं होता, पापी ग्रहों से खराब होता है। तो आप उसको बढ़ाओगे तो आपको फल ही देगा, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, कुछ ना कुछ वो देगा ही देगा आपके जीवन में, क्योंकि बृहस्पति का काम है ज्ञान देना, त्याग, मतलब वो देगा आपको, कुछ ना कुछ देगा, क्योंकि बृहस्पति के अंदर नेगेटिव चीजें कुछ नहीं पड़ी हैं, लेकिन राहु केतु में नेगेटिव चीजें हैं। सनातन धर्म में हर किसी को बोला जाता है कि पाठ पूजा धर्म की काम करो, व्रत कथा अनुष्ठान करवाओ, ये तो जन्म से ही सिखाया जाता है। लेकिन क्या जन्म से ये सिखाया जाता है कि दारू मांस मदिरा का सेवन करो? ये सब नहीं सिखाया जाता, लेकिन पाठ पूजा सिखाया जाता है। मतलब बृहस्पति शुरू से ही सिखाया जा रहा है, लेकिन पापी ग्रहों की चीजें नहीं सिखाई जा रही। लेकिन आज के समय में व्यक्ति क्या कर रहा है, पापी चीजों की ज्यादा चीजों को अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन पाठ पूजा जैसी चीजों को, धर्म की चीजों को, या अपने ईमान के प्रति, जो बृहस्पति ईमान भी है, धर्म और ईमान का कारक माना जाता है, ईमान के प्रति ईमानदार होने की कमियां देखने को मिल रही हैं लोगों में। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरे धर्म को वो कर रहे हैं, या अपने धर्म के लिए ईमानदार नहीं बन रहे हैं। तो ये जो कमियां हो रही हैं, ये सिर्फ बृहस्पति खराब की वजह से हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपने पापी ग्रहों को बढ़ाया हुआ है। तो बृहस्पति सिर्फ पापी ग्रहों से खराब होता है, वो अपने आप कभी खराब नहीं होता, क्योंकि आपका बचपन, आपका जन्म सनातन में हुआ है, और सनातन का सबसे पहला काम है पूजा पाठ अनुष्ठान धर्म कर्म की बातें करना। और आज के समय में ये कार्य नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जब बच्चा बीमार भी होता है तो माता पिता थोड़ी सी उसको ब्रांडी भी पिला देते हैं कि ले बेटा पी ले, छोटा बच्चा है, सर्दी दूर हो जाएगी। तो क्या किया? राहु का सपोर्ट दे दिया। तो बचपन से आज के समय में वो चीजें चल रही हैं, बड़े होके चीजें तो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो पापी ग्रह इसलिए होता है। तो इसलिए नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक सर्वोप्रिय उपाय माना गया है कि ये आपको करना ही करना चाहिए। सीधी सीधी बात है, समझ गए रविंद्र जी? बिल्कुल सही बात है।
तो यहाँ पे बात हो गई थी कि बनावटी शुक्र, मतलब बनावट राहु केतु की बैठक जो है वो खाना नंबर 2 है, क्योंकि खाना नंबर 2 में कौन सी राशि आती है, 2 नंबर, वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी कौन है, शुक्र। शुक्र मतलब लाल किताब में राहु केतु जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको बनावटी शुक्र बोला जाता है। जैसे 2 ग्रह मिलके बनावटी शुक्र बनते हैं, जैसे अभी आप राजेश जी बता रहे थे कि बुध और सूर्य मिलके मंगल नेक बनता है, तो ये मंगल जैसे नेक बना, इसी तरीके से राहु केतु मिलके जब मिल जाते हैं तो शुक्र बन जाता है, वहां बनावटी शुक्र। और राहु केतु कैसे मिलेंगे कि जहां राहु बैठा होगा वहां हमेशा शुक्र बनेगा, बाद के घरों में नहीं, पहले घरों में वहां हमेशा शुक्र बनेगा। तो दूसरे घर में अगर राहु 8वें घर में केतु है तो शुक्र दूसरे घर में बनेगा, 8वें घर में नहीं बनेगा, क्योंकि राहु मुंह है, केतु धड़ है, पूंछ है। तो केतु के पास दिमाग नहीं है, तो इसलिए वो राहु की तरफ भागता है, तो राहु जहां बैठेगा वहीं शुक्र बनेगा। तो इसलिए बोला गया है कि दूसरा घर राहु केतु की बैठक है, बनावटी शुक्र है और शुक्र की राशि भी है, तो ये चीज बोली गई है। और 8वां घर पापी ग्रह इकट्ठे, खाना नंबर 8 पापी ग्रहों की इकट्ठी बैठक है। पापी वहां पर 8वें घर में तो कोई भी ग्रह बैठेगा, इकट्ठी बैठक है मतलब सबकी बैठक है। 8वें घर का राहु, 8वें घर का केतु, 8वें घर शनि भी, बुध भी और शुक्र भी, ये सब 8वें घर में बैठ के पाप ही करेंगे, इनको पुण्य देने का कोई अधिकार है ही नहीं। ये कहीं और ग्रह कहीं और भी जाके ग्रह बैठेंगे, हो सकता है कि दूसरे घर में बैठा हुआ शनि आपको माला माल कर दे, लगन में बैठा हुआ शनि आपको माला माल कर दे, लगन में बैठा हुआ केतु आपको बहुत अच्छी तरक्की दे जाए, 5वें घर में बैठा हुआ तरक्की दे जाए, केतु अच्छी तरक्की दे जाए। लेकिन 8वें घर में बैठे हुए कोई भी ग्रह, तो इनका तरक्की से कोई संबंध नहीं है, इनका संबंध सीधे पाप से ही है और ये पाप ही देंगे आपको। या लगन में बैठे हुए राहु आपको तरक्की दे जाए, शनि दे जाए, केतु दे जाए, बुध दे जाए, शुक्र दे जाए, XYZ कोई भी दे जाए, क्योंकि वहां पर इनकी प्रवृत्ति तो बदल जाएगी, लेकिन 8वें घर में इनको सिर्फ और सिर्फ पाप करने का अधिकार है, तो ये चीज वो देंगे। आगे है पॉइंट नंबर 10। जब शनि जब राहु केतु से संबंध में नेक असर का हो और राहु या केतु के साथ ही बैठा हो, मकान बनेगा। यदि उलट हो तो बने बनाए बिकवा देगा या गिरा देगा। तो सीधी सीधी बात बोली है कि केतु लाल किताब में शनि को अच्छा देखा गया है राहु केतु की पोजीशन से ही। राहु आगे केतु पीछे, शनि कैसा, राहु केतु आगे राहु कैसे, शनि कैसा, शनि आगे राहु केतु पीछे, उसका स्वभाव कैसा, वो ग्रामर पोजीशन में है, हम उसमें पढ़ेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि अगर राहु केतु की वजह से शनि की प्रवृत्ति पता चल रही है, अगर शनि नेक महसूस हो रहा है तो घर बनेंगे। और अगर राहु केतु की पोजीशन की वजह से शनि खराब हो रहा है, वही आगे ना स्टार्टिंग में बोला था कि इनकी स्वभाव के जरूर हैं लेकिन इनकी ताकत का नहीं है, तो राहु केतु के वजह से शनि खराब हो रहा है तो बने बनाए मकान बिकवा देगा या गिरवा देगा या तोड़वा देगा। तो ये वाली बात यहाँ पर बोली गई है। तो ये है पापी ग्रहों की पंचायत। लाल किताब इसमें पापी ग्रहों की पंचायत बोलती है, तो ये पापी ग्रहों की पंचायत है। तो ये आपको पापी ग्रहों को समझना जरूरी है, किस तरीके से कौन सा ग्रह क्या खराबी देता है और क्या परिणाम देता है, ये आज उसके बारे में पूरी डिटेलिंग आपको बताई गई है। किसी का क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो पूछ सकता है। कंफ्यूजन रहा है क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। राजेश जी, रविंदर जी, समझ में आया? बताइए। ठीक है गुरुजी। समझे इस चीज की क्या चीज थी? राहु केतु पापी ग्रह, अभी तक पापी पापी गवाकी ग्रह समझते थे।
आज समझे कि पापी ग्रह होते क्या हैं आखिर में। जी ये तरक्की भी देने के लिए आए हैं और तरक्की के साथ साथ बहुत अच्छी सफलता भी दे सकते हैं, बस इनको समझना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करना है, जी पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। पूछना है कुछ नहीं जी। और किसी का कोई सवाल? जी ना चलिए, गुरु जी। ओके जी, ठीक है, श्री राधे। श्री राधे राधे गुरु जी। श्री राधे राधे।